हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे कि जो शॉर्ट रन के अंदर एवरेज कॉस्ट कर्व है उसकी शेप यू क्यों होती है, रीजंस इसके कवर करेंगे। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बारे में और एवरेज टोटल कॉस्ट के बारे में कंसेप्ट कवर किया था। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी, देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखो और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। तो यहाँ पे रीजंस रहते हैं कुछ जिस कारण से जो एवरेज कॉस्ट कर्व होता है शॉर्ट रन के अंदर उसकी शेप यू आती है। सबसे पहला रीजन आता है इंटरेक्शन ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, कि जो हमारे पास एवरेज कॉस्ट होता है, एवरेज कॉस्ट के अंदर हम दोनों ही कॉस्ट को लेकर चलते हैं, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को यानी कि पर यूनिट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट को और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यानी कि पर यूनिट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट को। तो जब दोनों को ही हम शामिल करके चलते हैं एवरेज कॉस्ट के अंदर तो दोनों ही कॉस्ट का इफेक्ट जो हमें देखने को मिलता है एवरेज कॉस्ट कर्व के ऊपर, जिस कारण से जो एवरेज कॉस्ट कर्व की जो शेप होती है यू आती है। कि जो एवरेज कॉस्ट कर्व होता है वो एग्रीगेट यानी कि टोटल होता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। जैसे जैसे प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता है तो वैसे वैसे जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती थी स्टार्टिंग में फॉल हुई थी यानी कम हुई थी। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझा भी था कि जैसे जैसे स्टार्टिंग्स में हमने आउटपुट के यूनिट को बढ़ाते गए तो वैसे वैसे फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती गई है, हमारी पर यूनिट कम होती गई है। इन द इनिशियल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, जो स्टार्टिंग की जो स्टेज होती है प्रोडक्शन की, तो उस केस में जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है वो भी कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के कम होने का जो रीजन रहता है वो ये रहता है इंक्रीज इन टर्म्स स्केल लागू होना, जिस कारण से डिमिनिशिंग कॉस्ट है जो लागू हो जाती है। तो इफेक्ट क्या बनता है कि द एग्रीगेट ऑफ दीज टू कॉस्ट, तो यहाँ पे जो इनिशियल स्टेज थी वहाँ पे दोनों ही कॉस्ट क्या होगी, कम हो गई है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट भी कम हो रही है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी कम हो रही है, यानी कि जो एवरेज कॉस्ट ऑल्सो फोर्स हो जाएगी। तो इस कारण से जो एवरेज कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, फिर कम हो जाएगी, क्योंकि एवरेज कॉस्ट के अंदर भी क्या होता है, एग्रीगेशन होता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। एंड रीच इट्स मिनिमम पॉइंट, जब वो अपने मिनिमम पॉइंट के ऊपर पहुंच जाते हैं, जैसा कि हमारे पास एवरेज कॉस्ट कर्व हमने कवर किया था लास्ट क्लास में, तो जैसे ही मिनिमम पॉइंट के ऊपर पहुंच गए तो यहाँ पे हमने देखा था कि स्टार्टिंग में हमारे पास एवरेज कॉस्ट कर्व क्या था, यहाँ पे कम होती जा रही थी। कम होने का रीजन यही था कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट थी वो दोनों कम हो रही थी। तो जिस कारण से एवरेज कॉस्ट भी क्या होगा, डाउन चला गया, कि एवरेज कॉस्ट के अंदर दोनों का क्या किया था, एग्रीगेशन किया था। तो यहाँ पे एक पॉइंट पे पहुंचने के बाद क्या हुआ कि जहाँ पे जो मिनिमम हो चुके हैं पॉइंट ए पे, तो यहाँ पे एक पॉइंट पे पहुंच के क्या हो चुका है, यहाँ पे मिनिमम हो चुकी है, इट इज़ मिनिमम। तो यहाँ पे क्या हो चुका है, सबसे कम हो चुका है हमारे पास एवरेज कॉस्ट है। इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में जो फर्म होती है वो फुल यूज़ कर चुके हैं अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी का, यानी कि जितनी उसकी ऑप्टिमम कैपेसिटी थी उतना यूज़ किया जा चुका है फर्म द्वारा। द फर्म इज हैविंग ऑप्टिमम आउटपुट, तो यहाँ पे फर्म को क्या मिल रहा है, ऑप्टिमम आउटपुट मिल रहा है। इन दिस सिचुएशन द फर्म इज मेकिंग फुल यूज ऑफ इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी, यानी कि जितना प्रोडक्शन कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन होना था वो पूरा हो चुका है, ऑप्टिमम लेवल तक का जो यूटिलाइजेशन हो चुका है प्रोडक्शन कैपेसिटी का। द फर्म इज हैविंग ऑप्टिमम आउटपुट, तो यहाँ पे फर्म को ऑप्टिमम आउटपुट हो रहा है। ऑप्टिमम आउटपुट का मतलब क्या होता है, ये वो लेवल ऑफ आउटपुट होता है जहाँ पे जो पर यूनिट कॉस्ट क्या होती है, कम होती है, सबसे कम कॉस्ट होती है, वहाँ पे ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट को बोला जाता है। तो यहाँ पे उसके बाद क्या हुआ कि फर्म प्रोड्यूस करते जब इस पॉइंट के बाद, तो यहाँ पे जब ए मिनिमम कॉस्ट होने के बावजूद भी है जो फर्म नहीं हट रही है और भी ज़्यादा वो वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ा करके फिक्स फैक्टर के साथ आउटपुट को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, तो यहाँ पे जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो तो डाउन होती जाएगी, लेकिन जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है वो क्या होनी शुरू होती है, बढ़नी शुरू होती है। क्योंकि एक लेवल पे पहुंचने के बाद जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़नी शुरू हो जाएगी, राइजिंग एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट के बढ़ने के कारण क्या होता है, जो एवरेज कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, बढ़नी शुरू हो जाएगी। क्योंकि अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को किसमें शामिल किया गया, एवरेज कॉस्ट के अंदर, तो इट्स ऑब्वियस कि एवरेज कॉस्ट भी क्या होनी शुरू हो जाएगी, बढ़नी शुरू हो जाएगी। इट इज सो बिकॉज आफ्टर रीचिंग इट्स मिनिमम लेवल, तो यानी कि मिनिमम लेवल के पहुंचने के बाद क्या होता है कि जो रेट इंक्रीजिंग एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज मच मोर देन द रेट ऑफ डिक्रीजिंग इन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो यहाँ पे जो इंक्रीज इन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट लागू हो जाता है, ज्यादा इफेक्ट करना शुरू होता है किसकी बजाय, डिक्रीज इन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की बजाय। क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट एवरेजली फिक्स्ड कॉस्ट तो कम होती जा रही है जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा, लेकिन जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है वो क्या होनी शुरू होती है, बढ़नी शुरू होती है। द नेट इफेक्ट इज रिफ्लेक्टेड बाय अपवर्ड राइजिंग एसी, तो इसका नेट इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा कि जो एवरेज कॉस्ट कर्व है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, अपवर्ड होना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से जो एवरेज कॉस्ट कर्व है, जो बीइंग एन एग्रीगेट ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि जो एवरेज कॉस्ट कर्व होता है इसमें दोनों का टोटल लेके चलते हैं, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का भी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का भी। तो इस कारण से जो स्टार्टिंग में कम होता है जो एवरेज कॉस्ट कर्व, फिर एक मिनिमम पॉइंट पर पहुंचने के बाद क्या होता है, बढ़ना शुरू हो जाता है।
जैसा कि हम इस डायग्राम में देख भी सकते हैं, यहाँ से लेकर के ए पॉइंट तक है जो एवरेज कॉस्ट क्या हो रही है, कम हो रही है। यहाँ से यहाँ तक इसके कम होने का रीज़न ये रहता है क्योंकि एवरेज कॉस्ट के अंदर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों ही आती हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम होती है, इस कारण से एवरेज कॉस्ट भी क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पे पहुँच के ए पॉइंट पे मिनिमम हो जाती है जहाँ पे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाता है एक फर्म द्वारा, जितनी भी उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है। तो इस कारण से जो उसको कॉस्ट पड़ती है वो क्या पड़ती है, मिनिमम पड़ जाती है। लेकिन ऑप्टिमम आउटपुट होने के बावजूद भी अगर फर्म वेरिएबल फैक्टर की नंबर ऑफ यूनिट को बढ़ाती जाती है, जिस कारण से वेरिएबल कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाती है। तो जब वेरिएबल कॉस्ट है जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाएगी, जिस कारण से एवरेज कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि एवरेज कॉस्ट के अंदर क्या होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट दोनों को शामिल किया जाता है। हम जानते हैं कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट तो कम होती रहेगी जैसे जैसे यूनिट बढ़ाएंगे, लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाएगी, जिस कारण से एवरेज कॉस्ट कर्व की जो शेप क्या हो जाएगी, अपवर्ड की तरफ चली जाएगी। इस कारण से जो इसकी शेप रहती है एवरेज कॉस्ट कर्व की, वो क्या रहती है, यू शेप होती है। नेक्स्ट रीजन होता है इसका एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, यानी कि जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है लागू हो जाता है, इस कारण से जो यू शेप रहती है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या बोलता है बच्चों, वेरिएबल प्रोपोर्शन। जो किस चीज़ को नोट करा है, वेरिएबल फैक्टर्स को नोट करा है। कि शॉर्ट पीरियड में क्या होता है कि हम जानते हैं कि दो तरीके के फैक्टर ऑपरेशन यूज़ किए जाते हैं, फिक्स्ड फैक्टर होते हैं, वेरिएबल फैक्टर होते हैं। लेकिन शॉर्ट रन इतना कम टाइम होता है कि जहाँ पे फिक्स्ड फैक्टर को चेंज करना मुश्किल होता है फर्म के लिए, तो वहाँ पे फर्म क्या करती है, आउटपुट को बढ़ाने के लिए अपने वेरिएबल फैक्टर में जैसे लेबर हो गई है, रॉ मटेरियल हो गया है, तो अपने वेरिएबल फैक्टर को बढ़ा करके फर्म क्या करती है, आउटपुट को बढ़ाने की कोशिश करती है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है वहाँ पे जो लागू हो जाता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि एज ऑलरेडी एक्सप्लेन इफ द शॉर्ट पीरियड वेरिएबल फैक्टर्स आर कंबाइंड विद द फिक्स फैक्टर। तो हम जानते हैं कि जैसे शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि जैसे जैसे फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाया जाता है, कंबाइन किया जाता है, आउटपुट इंक्रीज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि आउटपुट बढ़ना शुरू होता है जैसे जैसे फिक्स फैक्टर को कंबाइन किया जाता है वेरिएबल फैक्टर के साथ, यानी वेरिएबल फैक्टर की यूनिट को फिक्स फैक्टर के साथ बढ़ाते जाएंगे, तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, आउटपुट बढ़ना शुरू हो जाता है। इनिशियली व्हेन ए फिक्स फैक्टर इज कंबाइंड विद द वेरिएबल फैक्टर, यानी कि स्टार्टिंग स्टेज में क्या होता है कि जैसे फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को कंबाइन किया गया है, देन द फॉर्मर इज यूज्ड मोर एफिशिएंटली। तो यहाँ पे जो फिक्स फैक्टर होता है उसका जो बढ़िया तरीके से इस्तेमाल शुरू हो जाना शुरू होता है, जिस कारण से एवरेज कॉस्ट क्या होती है, कम पड़नी शुरू होती है। क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर ऐसा फैक्टर होता है जिसका शॉर्ट रन के अंदर क्या होता है, पूरा यूटिलाइजेशन नहीं कर पाती फर्म। तो स्टार्टिंग के स्टेज में जैसे फिक्स्ड फैक्टर को यूटिलाइजेशन करने के लिए फर्म फिर वेरिएबल फैक्टर की यूनिट को बढ़ाती है, तो उससे आउटपुट क्या होना शुरू होता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। क्यों, क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हुआ नहीं था अब तक। तो जैसे जैसे फिर वेरिएबल फैक्टर की यूनिट को बढ़ाया, वैसे वैसे क्या हुआ, आउटपुट बढ़ना शुरू हो गया। जब आउटपुट बढ़ना शुरू होता है, इसका रिजल्ट क्या मिलता है कि जो एवरेज कॉस्ट होती है वो क्या होनी शुरू होती है, कम होनी शुरू होती है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था कि जैसे ए पॉइंट तक क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, ये लॉ ऑफ इंक्रीज इन रिटर्न और डिमिनिशिंग कॉस्ट लागू होता है। यानी कि स्टार्टिंग से लेकर के ए पॉइंट तक क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न लागू हुआ, जिसका मतलब क्या है कि कॉस्ट डिमिनिश जा रही है। यहाँ से यहाँ तक स्केल तो बढ़ रहा है लेकिन कॉस्ट क्या हो रही है, कम हो रही है, जिस कारण से एवरेज कॉस्ट कर्व क्या है, डाउनवर्ड जा रहा है। फिर ए पॉइंट पे जाकर के जो हमारे पास कॉस्ट क्या हो चुकी है, बिल्कुल मिनिमम हो चुकी है। मिनिमम कॉस्ट होने का रीज़न यही है कि जो प्रोडक्शन है वो ऑप्टिमम लेवल पे किया जा रहा है, आउटपुट का यहाँ पे ऑप्टिमम है। मतलब क्या है कि यहाँ पे ए पॉइंट के ऊपर जाकर के फिक्स फैक्टर का पूरे तरीके से यूटिलाइजेशन किया जा चुका है। जितनी उसकी कैपेसिटी थी फिक्स फैक्टर की उतना उसका यूटिलाइजेशन हो चुका है, जिस कारण से कॉस्ट क्या हो गई है, मिनिमम हो गई है। तो फिर ए पॉइंट के बाद क्या हुआ कि फिक्स फैक्टर यूटिलाइज की जब ऑप्टिमम एक्सटेंट के बाद, तो इंक्रीजिंग यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर क्या, अब जैसे यहाँ पे लेवल पे पहुँचने के बाद हमारी कॉस्ट जैसे यहाँ पे ए पे कम थी, तो इसके बाद भी जब फर्म क्या करते हैं, वेरिएबल फैक्टर की यूनिट को बढ़ाना हटती नहीं है, बढ़ाती जाती है वेरिएबल फैक्टर की यूनिट को, तो फिर उससे रिजल्ट क्या निकलते हैं कि यहाँ पे जैसे फिक्स्ड फैक्टर की जितनी यूटिलिटी थी, ऑप्टिमम कैपेसिटी थी, उसके बावजूद भी जब फिक्स्ड फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर की यूनिट को बढ़ाया गया, तो यहाँ पे जो ला लागू हो, कौन सा ला लागू हो गया, डिमिनिशिंग रिटर्न। क्योंकि यहाँ पे रिटर्न क्या होने शुरू हो गए हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न मिलने शुरू हो गए, यानी कि आउटपुट बढ़ तो रहा है लेकिन किस रेट से बढ़ा, डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है, जिस कारण से फिर जो एवरेज कॉस्ट क्या शुरू होती है, बढ़नी शुरू आती है। तो इस कारण से जो इसकी शेप क्या आती है, अपवर्ड चली जाती है। तो यहाँ पे इसकी ये रीज़न रहता है बच्चों यू शेप होने का, कि यहाँ से यहाँ तक जो लाल लागू हुआ वो लाल लागू हुआ है जो इंक्रीजिंग रिटर्न डिमिनिशिंग कॉस्ट, क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर का यहाँ से लेकर के यहाँ तक अभी फुल यूटिलाइजेशन नहीं हुआ था। तो जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाया गया तो वैसे वैसे आउटपुट बढ़ा, जिस कारण से कॉस्ट कम हुई।
फिर यहाँ पे ए पॉइंट पे पहुँच के कॉस्ट मिनिमम हो गया। क्यों कम हुई है, मिनिमम हुई है कॉस्ट यहाँ पे? क्योंकि जो फिक्स फैक्टर थे उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जा चुका है। जितनी कैपेसिटी थी फिक्स फैक्टर की उतनी यूटिलाइजेशन कर लिया गया है फर्म द्वारा वेरिएबल फैक्टर को कंबाइन करके फिक्स फैक्टर के साथ। फिर अगर इस ऑप्टिमम लेवल के पहुंचने के बाद भी जो फर्म नहीं हट रही है वेरिएबल फैक्टर की यूनिट को बढ़ाना, तो उसका रिजल्ट क्या मिलना शुरू हो जाएगा? जब फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर के एक्सेसिव यूनिट को बढ़ाया जाता है तो इसका रिजल्ट रहता है कि डिमिनिशिंग रिटर्न लागू होना शुरू होता है, जिस कारण से कॉस्ट बढ़नी शुरू होती है। तो इस कारण से कॉस्ट कर्व क्या होता है? अपवर्ड की तरफ मूव हो जाता है। तो ये रीजन रहते थे इसके दो मेन जो अपने समझे हैं कि पहला तो इंटरेक्शन होना है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, और दूसरा एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिस कारण से इसकी शेप रहती है वो रहती है यू शेप। नेक्स्ट आता है हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट किस चीज़ को बताती है बच्चों? चेंजेस को बताती है। मार्जिनल कॉस्ट किस चीज़ को बताती है? चेंजेस को। यानी कि अगर आउटपुट की यूनिट को बढ़ाया जाता है तो आउटपुट की एक यूनिट को बढ़ाने के पीछे कॉस्ट कितनी बढ़ी है, तो उसके कॉस्ट के डिफरेंस को क्या बताएंगे हम? मार्जिनल कॉस्ट की हेल्प से बताएंगे। कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट बताता है कितना इंक्रीज आ गया टोटल कॉस्ट में जब आउटपुट को बढ़ाया गया एक यूनिट से। तो यहाँ पे जैसे कहते हैं कि मान लो एग्जांपल के लिए जो टोटल कॉस्ट है 5 यूनिट को बढ़ाने की 135 है, 5 यूनिट की 135, तो 6 यूनिट को बढ़ाने के पीछे कितनी आई है? 180 हो गई है। अगर 5 की 135 है, 6 की 180, तो 5 से 6 एक यूनिट को बढ़ाने के पीछे कॉस्ट कितनी बढ़ गई? 180 माइनस 135 यानी कि 45 से कॉस्ट बढ़ गई है। यानी कि एक यूनिट बढ़ाई है आउटपुट की तो उससे कॉस्ट कितनी बढ़ गई? 45 बढ़ गई है। इन अदर वर्ड्स अगर बात की जाए मैकडॉनल्ड्स के हिसाब से, अगर डेफिनेशन की बात करें तो मार्जिनल कॉस्ट क्या बताती है? मार्जिनल कॉस्ट बताती है कि कितना एडिशनल कॉस्ट लगाया गया एक यूनिट को बढ़ाने से। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या रहता है? मार्जिनल कॉस्ट को यहाँ तो कर दो इसको कैलकुलेट चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी करके, या फिर टोटल कॉस्ट की हेल्प से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल कॉस्ट एन यूनिट की में से अगर माइनस करते हैं टोटल कॉस्ट n-1 की, तभी हमारे पास क्या आता है? मार्जिनल कॉस्ट है जो आ जाती है। तो यहाँ पे कहते हैं कि इट मे बी पॉइंट आउट। तो यहाँ पे एक चीज़ हम देखते हैं कि जो फिक्स्ड कॉस्ट डज नॉट चेंज विद आउटपुट। हम जानते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट है जो चेंज नहीं होती वो आउटपुट के चेंज होने के साथ, क्योंकि वो क्या है? फिक्स्ड है, कॉस्ट फिक्स ही रहेगी, उसका आउटपुट के चेंज होने के साथ कोई भी लिंक है जो नहीं रहता। जितनी है फिक्स कॉस्ट उतनी ही रहेगी। तो यहाँ पे चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट चेंज इन क्वांटिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या रहेगी? 0 के इक्वल रहेगी। तो यहाँ पे फिर जो मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर फिक्स कॉस्ट का तो कोई असर पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो क्या होगी? 0 हो चुकी है। तो मार्जिनल कॉस्ट अफेक्ट किससे होगी? सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट से अफेक्टेड होगी, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आएगा। चेंजेस को किस चीज़ से दिखाया जाता है? मार्जिनल कॉस्ट की हेल्प से। इट कैन बी डिफाइन एज अ चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट। तो हम इसको कैसे दिखाएंगे फिर? मार्जिनल कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी करते हैं। टोटल कॉस्ट में क्या आता है? जिसमें हम फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट दोनों को ले लेते हैं। तो यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं? चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी प्लस चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। तो यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट तो क्या कर ले लिया हमने? 0 ले लिया है। तो फिर ये किसके इक्वल आ जाएगी हमारे पास? चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी की इक्वल जो आ जाएगी। इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं अब हम। जो डाटा मैं ले रही हूँ बच्चों एग्जांपल के लिए, ये वही डाटा है जो लास्ट क्लास में हमने जब कंसेप्ट समझा था एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, वही डाटा मैं उठा रही हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले यूनिट लेते हैं आउटपुट की। आउटपुट की जो यूनिट ली थी वो हमने 8 तक ली थी। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी वहाँ से डाटा देख सकते हैं बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक हमने यूनिट ली थी। तो यहाँ पे हमने ली थी फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट में हमने फिक्स रखी थी वो 10 से हर केस में क्या रहेगी? 10 ही कॉस्ट रहेगी। फिर हमने ली थी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में हमने लिया था 10 18 24 28 32 38 38 के बाद 46 और 62। तो इस तरीके से हमने ये लास्ट क्लास वाले हमने एग्जांपल उठाया जब हमने कंसेप्ट कवर किया था एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, इन दोनों का यूज़ करके हमने किया था। तब हमने निकालने टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में क्या आता है कि जब हम फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट दोनों को ऐड करते हैं तो टोटल आ जाता है 10 + 10 20, 10 + 18 28, 34 38 42 48 56 ऐसे 72। तो मार्जिनल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? मार्जिनल कॉस्ट होती है कि जैसे ही हमने टोटल कॉस्ट 20 आई है, 20 n-1 कितना? 0। तो यहाँ पे पहली मार्जिनल कॉस्ट आ गई 20। फिर ऐसे 28 में से 20 माइनस करते हैं, 28 माइनस में 20, तो यहाँ पे 8, क्योंकि हमने 1 यूनिट से 2 यूनिट की है। तो हमारे पास टोटल कॉस्ट में पीस से कितना चेंज आएगा? 28 कितने से बढ़ गई टोटल जो हमारे पास टोटल कॉस्ट है वो 8 से। तो जो चेंजेस होता है टोटल कॉस्ट में उसको किससे डिनोट करते हैं? मार्जिनल कॉस्ट है। फिर जैसे 2 से बढ़ाकर यूनिट 3 की गई है, 1 का चेंज आया आउटपुट में, तो वहीं हमारे पास टोटल कॉस्ट के अंदर कितना चेंज आया? 34 माइनस में करता है 28।
तो हमारे पास चेंज आया 6 से। फिर ऐसे ही नेक्स्ट 38 माइनस करते 34 तो चेंज आया 4 से। फिर ऐसे 42 माइनस करते 38 तो हमारे पास आ रहा है चेंज 4 से। फिर ऐसे 48 माइनस में 42 करते तो हमारे पास चेंज आ रहा है 6 से। फिर 56 माइनस में 48 करते तो हमारे पास 8 से। 72 में से 56 माइनस करते तो हमारे पास आता है चेंज 16 से। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो पहले तो क्या हो रही है, कम हो रही है। 2864 फिर कांस्टेंट 4 फिर क्या होनी शुरू होगी, बढ़नी शुरू होगी 4 6 8 और 16, यानी कि पहले मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रही है, कम हो रही है जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट को बढ़ाया जा रहा है। फिर मिनिमम पॉइंट के पहुंचने के बाद क्या हो रही है, इंक्रीज होनी शुरू हो गया। तो इसकी भी शेप क्या बन जाएगी, यू शेप बन जाएगी बच्चों। अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो डायग्राम इसका भी कैसे बनेगा, सेम बनेगा जैसे हमने पिछले ड्रॉ करके आए हैं। तो ओ एक्स एक्सिस जहाँ पे हम दिखा के चलेंगे आउटपुट को लेके चलेंगे यहाँ पे हम, और ये हमारे पास ओ वाई एक्सिस है जहाँ पे हम लेके चलेंगे कॉस्ट को। तो पहले क्या करना है, मार्जिनल कॉस्ट को कम करना है। तो पहले स्टार्टिंग स्टेज में मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रही है, कम हो रही है। फिर मिनिमम होने के बाद क्या हो चुकी है, मार्जिनल कॉस्ट बढ़नी शुरू हो चुकी है। इस तरीके से मार्जिनल कॉस्ट क्या हो चुकी है, बढ़नी शुरू हो चुकी है। तो स्टार्टिंग में मार्जिनल कॉस्ट कम हुई है, फिर मार्जिनल कॉस्ट क्या होनी शुरू होगी, बढ़नी शुरू हो गई। तो इस तरीके से इसका शेप भी क्या बनता है, सिमिलर टू यू शेप बनता है। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारे पास बनता था। इसके जो रीजन रहते थे हमारे पास कि ये क्या है, अब कवर करते हैं कि यू शेप होने का रीज़न क्या है इसका। अब यहाँ पे रीज़न रहता है कि मार्जिनल कॉस्ट का यू शेप क्यों है। कहते हैं कि जो मार्जिनल कॉस्ट है ये किस चीज़ को बताती है कि टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आया है, या फिर वेरिएबल कॉस्ट में कितना चेंज आया है जैसे जैसे हमने यूनिट को बढ़ाया है। क्योंकि हमने यहाँ पे जो लिया है वो वेरिएबल कॉस्ट के चेंजेस को एज डिनोट करती है, मार्जिनल कॉस्ट होती है। क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आता शॉर्ट रन के अंदर, तो जो चेंजेस आते हैं वो वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आते हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट को शामिल किया था टोटल कॉस्ट के अंदर, तो टोटल कॉस्ट के चेंजेस को दिखाता है मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट यानी यहाँ पे बोल सकते हैं किस चीज़ के चेंजेस को दिखा रहा है, वेरिएबल कॉस्ट के चेंजेस को दिखा रहा है। तो इनिशियली व्हेन प्रोडक्शन इज इंक्रीज, कहते हैं जब स्टार्टिंग में प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता है तो जो टोटल और वेरिएबल कॉस्ट होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। लेकिन किस रेट से इंक्रीज होते हैं, डिमिनिशिंग रेट से। ऐसा इसलिए होता है कि जैसे जैसे लॉ ऑफ इंक्रीज इन रिटर्न लागू होता है तो वैसे इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि इनिशियल स्टेज के अंदर जो प्रोडक्शन होता है वो बढ़ता है, जिस कारण से बहुत सारी इकोनॉमीज यानी कि फायदे होने शुरू हो जाते हैं फर्म को, जिस कारण से कॉस्ट कम होती है और आउटपुट क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। एज ए रिजल्ट इसका रिजल्ट निकलता है कॉस्ट ऑफ एवरी एडिशन यूनिट लेस होती है, यानी कि जब इकोनॉमीज ऑफ स्केल फर्म को मिलनी शुरू होती है तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि फर्म को पर यूनिट कॉस्ट कम होनी शुरू हो जाती है, जिसकी जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जाती है। इस कारण से जो एमसी कर्व होता है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्या होता है, डाउन जाता है, फॉल होता है, कम होता है। आफ्टर ए गिवन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, एक क्वांटिटी पे पहुंचने के बाद जो रेट होते हैं वो इंक्रीज रेट लागू होनी शुरू होती है। टोटल एंड वेरिएबल कॉस्ट क्या होनी शुरू होती हैं, वो मिनिमम होनी शुरू होती हैं। यानी कि एक पॉइंट पे पहुंच के जो टोटल और वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम हो जाती हैं, वहाँ पे जो मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है वो भी मिनिमम हो जाती है। कि एक धीरे धीरे स्टार्टिंग स्टेज में क्या होता है कि हमारे पास जो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न लागू होता है, जिस कारण से कॉस्ट कम होती है, तो जिस कारण से मार्जिनल कॉस्ट भी क्या था, डाउनवर्ड चला गया। फिर एक पॉइंट पे पहुँच के जो एवरेज हमारे पास जो कॉस्ट होती है वो मिनिमम हो जाती है। एक पॉइंट पे पहुंच के जो वेरिएबल कॉस्ट के जो बढ़ने की रेट मिनिमम हो जाती है, तो उस कारण से हमारे पास मार्जिन कॉस्ट भी क्या आती है, मिनिमम पॉइंट पे पहुंच जाती है। उसके बाद जो टोटल कॉस्ट होती है, जो वेरिएबल कॉस्ट होती है, वो बढ़नी शुरू हो जाती है इंक्रीजिंग रेट से। जब हमारे पास कॉस्ट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है तो इस कारण से जो डिमिनिशिंग रिटर्न लागू होता है, डिमिनिशिंग रिटर्न लागू होने से कॉस्ट बढ़नी शुरू आती है, जिस कारण से जो बहुत सारे डिसइकोनॉमीज फर्म को सफ़र करनी पड़ती है, यानी कि घाटे नुकसान है जो होने शुरू हो जाते हैं, जिस कारण से जो पर यूनिट कॉस्ट होती है प्रीवियस यूनिट के कंपेरेटिवली क्या होनी शुरू होती है, बढ़नी शुरू हो जाती है। तो पर यूनिट कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाती है, जिस कारण से जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है। इन शॉर्ट अगर बात की जाए, जो मार्जिनल कॉस्ट पहले इनिशियली क्या हुआ है, डाउन गया है, फिर आफ्टर करके टच के मिनिमम पॉइंट को टच करने के बाद क्या होना शुरू हो गया, बढ़ना शुरू हो गया। इस कारण से इसकी जो शेप बन गई है वो क्या बन गई है, यू शेप बन गई है। इस तरीके से बच्चों आज की क्लास में हमने समझा कि जो हमारे पास एवरेज कॉस्ट कर्व था उसकी शेप यू क्यों थी, उसके रीज़न समझे, मार्जिनल कॉस्ट कंसेप्ट समझा, और जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है इसकी भी शेप यू क्यों है। तो हमने डिटेल में एक एक पॉइंट को कवर किया है। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे कि रिलेशन क्या रहते हैं एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में। तो ऐसी रेगुलर क्लासेस देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो।